क्वेश्चन 44 किया था हमने लास्ट, 45 से स्टार्ट करना है शायद। पढ़े जी क्वेश्चन। अ कंपनी परचेज्ड मशीनरी फॉर 2,50,000 रुपीज इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन। इस 2.5 लाख रुपए के अमाउंट में इंस्टॉलेशन का खर्चा भी इंक्लूडेड है। मशीन खरीदी है हमने 1 अप्रैल 2017 को। आगे लिखता है द मशीनरी वाज डेप्रिसिएटेड एट द रेट 20%। जनरली क्वेश्चन में 10% का रेट दिया होता है, इसमें 20 है, ध्यान रखना। फॉलोइंग एसएलएम मेथड, ध्यान रखना मेथड का नाम गिवन है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ऑन 1 जनवरी 2020 इस डेट पे क्या हुआ, द मशीनरी बिकेम ऑब्सोलीट, आउटडेट हो गई, ऑब्सोलीट मतलब आउटडेट हो गई, एंड वाज सोल्ड फॉर 1 लाख, 1 लाख में बेच दी। 2.5 लाख की मशीनरी 1 लाख में बेच दी। अगर टाइम फैक्टर कंसीडर ना करें तो 1.5 लाख रुपए का लॉस है। 2.5 लाख की मशीन खरीदी और 1 लाख में बेच दी। हालांकि टाइम फैक्टर कंसीडर किया जाएगा, इस 2.5 लाख को डेप्रिसिएशन के थ्रू घटा करके इसकी सेल की डेट पर वैल्यू जो बची उस पर कैलकुलेट किया जाएगा, फिर कंपेयर किया जाएगा सेलिंग प्राइस। The company maintains a provision for depreciation account। लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने इस चैप्टर के अंदर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें मशीन की कॉस्ट नहीं घटाते हम, इंस्टेड डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते रहते हैं इस अकाउंट के अंदर। आगे लिखता है ऑन 1 जनवरी 2020 मतलब जो सेल की डेट है, द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट इज। इस डेट पर कितना ट्रांसफर किया जाएगा, बेसिकली टोटल डेप्रिसिएशन मांगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आता ही क्या है, टोटल डेप्रिसिएशन आता है। तो पूछा है कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन पूछा हुआ है। डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए, शुरू हो जाइए, खुद से कीजिए सॉल्व। डेप्रिसिएशन निकालना है आपको परचेज की डेट से लेकर के सेल की डेट तक। देखिए जी ध्यान से, तो पहला तरीका 1 अप्रैल 2017 को खरीदी है 2,50,000 की, डेप्रिसिएशन 20%, 50,000, वैल्यू बच गई 2 लाख। ये वैल्यू आई 31 मार्च 2018 की। अगर अकाउंटिंग ईयर एंड की डेट मेंशन नहीं है तो हम हमेशा मार्च प्रेज्यूम करते हैं। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का 50,000, ये वैल्यू बच गई 1,50,000, और ये वैल्यू आई है 31 मार्च 2019 अगले साल की। 31 मार्च 19 के बाद 31 मार्च 20 तक पहुंची नहीं है सेट। ये जो नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है मतलब 2019-20, इस ईयर में ये सिर्फ 9 मंथ यूज हुई है। 1 अप्रैल से 1 जनवरी ये 9 महीने होते हैं। 2,50,000 की कॉस्ट, 20% डेप्रिसिएशन का रेट और 9 महीने का समय, ये आ गया 37,500। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन मांगा था, डेप्रिसिएशन का टोटल कर दें, 50,000 इधर है, 50,000 इधर है और 37,500 इधर है, 1,37,500। ऑप्शन नंबर बी 1,37,500 ये आंसर आ गया। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं। ध्यान रहे एसएलएम मेथड है, इसे मैंने यहाँ पर 2.5 लाख लिखा, अगर डब्ल्यूडी होता तो यहाँ पर 1.5 लाख लिखता और ये भी चेंज होता। सर इतना लंबा तरीका सॉल्व करने की बजाय कोई आसान तरीका सर ये है जो पीछे काफी स्टूडेंट ने करके रखा है। ये सर मंथ काउंट कर लीजिए, 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 1 जनवरी 2020 तक काउंट कर लीजिए, टोटल 33 मंथ्स बैठ गए। टोटल आ रहे हैं 33 मंथ्स। और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये शॉर्टकट सिर्फ एसएलएम मेथड में ही अवेलेबल है, क्योंकि एसएलएम मेथड ही ऐसा मेथड है जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन बराबर रहता है। डब्ल्यूडी में हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होता है, तो ये शॉर्टकट नहीं लगा सकते डब्ल्यूडी। क्लियर हो गई ये बात। इस क्वेश्चन में मान लीजिए पूछा हुआ है कि लॉस ऑन सेल हुआ कितना बताइए, तो आप लोग कॉपी में करें और मुझे चेक कराएं। आंसर बोलेंगे नहीं, कॉपी में आके मैं चेक कर लूंगा। सेम क्वेश्चन बताइए लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, असेट की वैल्यू
सेल की डेट पर और सेलिंग प्राइस। ये जो 2.5 लाख रुपए की मशीनरी है, जब सेल किया तो इस डेट में इसकी वैल्यू रह गई थी 1,12,500। अगर 1,12,500 रुपए की चीज मैंने 1 लाख में बेची है तो 12,500 रुपए का लॉस, 12,500 रुपए का लॉस। ठीक, कुछ बच्चे जो है इस वाले अमाउंट से कंपेयर कर रहे हैं। दोस्त, डेप्रिसिएशन से सेलिंग प्राइस क्यों कंपेयर कर रहे हैं? एसेट की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा ना सेलिंग प्राइस से। एसेट की वैल्यू है 1,12,500, सेलिंग प्राइस है 1 लाख। कंपेयर करो, सेलिंग प्राइस कम है, बुक वैल्यू ज्यादा है तो लॉस हो गया, ये ज्यादा होता तो प्रॉफिट हो जाता। ध्यान रहेगा। सेम क्वेश्चन करते हैं सर डब्ल्यूडीवी मेथड से, शुरू हो जाइए। सेम क्वेश्चन डब्ल्यूडीवी मेथड से। डेप्शन सर पहले साल सेम रहता है, चाहे मेथड कोई भी हो, एसएलएम हो, डब्ल्यूडीवी हो। नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाता है। 2 लाख का 20% 40,000, 2 लाख का 20% 40,000। नेक्स्ट ईयर अब वैल्यू बची है 1,60,000, 1,60,000 का 20% 9 मंथ के लिए आया 24,000। अब आप देखिए, खुद से कंपेयर कीजिए, आप कहां मिस्टेक कर रहे थे, क्यों आंसर नहीं आ पा रहा था जल्दी। ऑप्शन मांगा जी टोटल 50,000 प्लस 40,000 प्लस 24,000, इन तीन को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1,14,000। सेम क्वेश्चन अगर डब्ल्यूडी मेथड से पूछा होता तो आंसर आता 1,14,000। कंपेयर कीजिए, देखिए कहां मिस्टेक हो रही थी आपसे, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं कि कहां मिस्टेक थी और अब कैसे करना है। अभी भी क्लियर नहीं है तो पूछें, अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो पूछें। इसके बाद आप लोग को अभी बताइए प्रॉफिट लॉस कितना है, कितना करना है बताइए, प्रॉफिट लॉस कितना है। लास्ट टाइम वाली गलती फिर कर रहे हैं बच्चे डेप्रिसिएशन को सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, सेम मिस्टेक फिर कर रहे हैं। हमें एसेट की वैल्यू को कंपेयर करना है सेलिंग प्राइस से। एसेट की वैल्यू कितनी आई है? 1,36,000 आई है, तो 1,36,000 को आपको कंपेयर करना है सेलिंग प्राइस से। 36,000 रुपीज का अमाउंट आया। कई बच्चे प्रॉफिट लिख रहे हैं इसको, भाई सेलिंग प्राइस कम है तो प्रॉफिट कैसे हो सकता? 1,36,000 रुपए की चीज मैंने 1 लाख में बेची तो प्रॉफिट कैसे हुआ? तो लॉस है, वो प्रॉफिट नहीं है। 36,000 रुपीज का लॉस है, ये आंसर बैठेगा डब्ल्यूडीवी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 46, if the written down value of the machine after 3 years of depreciation at 10% per annum is 72,900, what is the original cost? क्वेश्चन उल्टा पूछा है जी। नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन में एसेट की वैल्यू दे रखी होती है और पूछा होता है कि एसेट की वैल्यू 3 साल बाद कितनी हो जाएगी ये बताओ। इस क्वेश्चन में उल्टा, कॉस्ट नहीं पता निकालनी है और रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद डेप्शन लगा चुके हैं तो ये आ रही है वैल्यू। डेप्शन का रेट 10% और डब्ल्यूडीवी वाला मेथड। मेथड तो मेंशन नहीं है, लिखा हुआ है इफ द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 3 years of depreciation at 10% per annum is 72,900, original cost will be। मेथड मेंशन नहीं है सर, तो आपको करना क्या पड़ेगा, दोनों मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, और जो मैच कर जाए ऑप्शन से वो आंसर होगा। 3 साल बाद क्या वैल्यू रहेगी ये दे रखा है, कॉस्ट नहीं पता, कॉस्ट मांगा है। ट्राई कीजिए आप लोग, फिर ट्राई करते हैं। आंसर बोलेंगे नहीं, कॉपी आके चेक करूंगा मैं। देखिए जी, डेप्शन का रेट 10% है,
तो वैल्यू बचेगी 90%, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 90%, 3 साल तक है तो 3 बार लिखूंगा, ये वैल्यू बची, इससे आप निकाल सकते हैं कॉस्ट। 10% बेसिकली घट रहा है तो 90% बच रहा है। ये आज की वैल्यू, ये हुई 1 साल बाद की वैल्यू, 2 साल बाद की वैल्यू, 3 साल बाद की वैल्यू। और 3 साल बाद की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, इसकी हेल्प से हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। ट्राई कीजिए। Cost equals to 70 to 900 multiply by 100 upon 90 multiply by 100 upon 90 multiply by 100 upon 90। 100 ऊपर चला जाएगा, 90 नीचे आ जाएगा। आ गया सर 1 लाख। 9 से कट करेंगे, ऑप्शन आ रहा 2 0 इधर और 3 0 इधर, 1 लाख रुपए आंसर आ जाएगा। आ गया सर। ठीक, कैलकुलेशन नोट कर लें। बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है आप लोगों को, बट हिंट देने के बाद भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बेसिक मैथ की कैलकुलेशन भी। क्वेश्चन सॉल्व करने का सर दूसरा तरीका बताओ। मान लेते हैं कॉस्ट 1000 रुपए, कुछ भी मान सकते हो, 500, 1000, 40 रुपए, 80 रुपए, जितना मर्जी मान सकते हो, एक राउंड फिगर में फिर भी एज्यूम किया जाता है ताकि कैलकुलेशन आसान हो। 1000 रुपए कॉस्ट है मान लिया मैंने, फिर डिडक्शन 10% मतलब कि 100 रुपए, वैल्यू बच गई 900। फिर डिडक्शन 10% 90 रुपए, वैल्यू बच गई 810। फिर डिडक्शन 10% वैल्यू बच गई 729। 3 साल बाद इतनी वैल्यू बचेगी तो 72900, ये जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू 3 साल बाद वाली, तो पहले वाली वैल्यू कितनी? बेसिकली मैंने एज्यूम कर लिया, मान लीजिए कॉस्ट अगर 1000 रुपए है तो 3 बार डेप्शन लगते हुए उसकी वैल्यू 729 कितनी बच जाएगी। तो 72900 अगर 3 साल बाद की जो है उससे डिवाइड करो और कॉस्ट निकालना है जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो, तो इससे भी सेम आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हैं, नोट भी कर लीजिए। दूसरा मेथड है, क्वेश्चन नंबर 47 इसमें पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ WDV मेथड। WDV मेथड का कौन सा फीचर नहीं है? 4 में से 3 फीचर्स हैं, एक नहीं है, तो नहीं है वो ढूंढना। पहला, द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स बिकम 0 अल्टीमेटली, यही फीचर नहीं है जी, पहला आंसर है। WDV में हम एक फिक्स्ड अमाउंट माइनस नहीं करते, एक फिक्स्ड परसेंटेज माइनस करते हैं। अगर आप किसी में से 10% या 20%, सपोज 10 मान लेता हूं, अगर आप किसी में से भी 10% माइनस कर रहे हो, दैट मींस उसका 90% बैलेंस छोड़ रहा है। अगर आप हर बार 90% बैलेंस छोड़ोगे तो वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। WDV मेथड में बुक वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। एसएलएम में फिक्स अमाउंट माइनस करते रहते हैं तो एक ना एक दिन वैल्यू 0 हो जाती है। तो ए पॉइंट जो है ये एसएलएम का फीचर है, WDV का नहीं, इसलिए ए ऑप्शन आंसर आ गया। बाकी पढ़ लेते हैं। बी में लिखा हुआ है द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एंड नॉट ऑन द कॉस्ट। बिल्कुल सही लिखा है सर, जो आज की डेट में बुक वैल्यू है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, उस पर रेट अप्लाई होता है, कॉस्ट पर अप्लाई नहीं होता। ये WDV मेथड का फीचर है, बिल्कुल सही लिखा है। सी ऑप्शन, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन अ स्पेसिफिक एसेट रिड्यूसेस एवरी ईयर। हर साल जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो हर साल डेप्रिसिएशन कम होता रहता है। बिल्कुल सही है सर, इसलिए इसका नाम डिमिनिशिंग बैलेंस या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिड्यूस होता रहता है, कम होता रहता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में फिक्स रहता है, सेम रहता है। सी पॉइंट, देयर इज नो नीड टू एस्टिमेट द रेजिडुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड लाइफ एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन।
ये फीचर नहीं है। डी ऑप्शन भी आंसर हो गया सर, इसमें ए और डी दोनों आंसर हो गए। लिखा हुआ है इसके अंदर कि हमें कोई जरूरत नहीं है स्क्रैप वैल्यू कैलकुलेट करने की, हमें कोई जरूरत नहीं है लाइफ कैलकुलेट करने की जब डेप्शन का अमाउंट डिसाइड हो रहा हो। गलत है सर ये, क्योंकि बिना रेट के, बिना स्क्रैप वैल्यू बिना लाइफ के और बिना स्क्रैप वैल्यू के डेप्शन नहीं निकलता। इसका जो फॉर्मूला है उसमें लाइफ भी लिखी जाती है, स्क्रैप वैल्यू भी लिखी जाती है। तो ए और डी दोनों आंसर है, इस पे दोनों पर टिक लगा देंगे। 48 पर आ रहे हैं जी अब हम। अ मशीन इज परचेज फॉर 50,000 रुपीज, 50,000 की खरीदी है मशीन। डेप्शन का रेट है 10% पर एनम और स्ट्रेट लाइन मेथड है। अकाउंटेंट ने गलती से WDV मेथड लगा दिया, उसने मिस्टेक बता रखी है अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट ने गलती से WDV मेथड लगा दिया, रेट में गलती नहीं करी, रेट 10 का 10 ही लिया। द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी मोर आफ्टर 3 years बाई, 3 साल बाद कितने अमाउंट से ज्यादा आ रही होगी मशीन की वैल्यू। तो आपको करना क्या है, बेसिकली मशीन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको SLM मेथड से, फिर मशीन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको WDV मेथड से, माइनस, और फिर कंपेयर कर लो उन दोनों को, माइनस कर लो, पता लग जाएगा कितने से ज्यादा आ रही है, शुरू हो जाएगी। देखिए जी, कॉस्ट है 50,000, डेप्शन का रेट 10%, तो डेप्शन आ गया 5,000, वैल्यू बची 45,000, फिर डेप्शन 10% क्योंकि SLM मेथड है, डेप्शन फिक्स रहेगा। WDV मेथड है तो रिटर्न डाउन वैल्यू पर रेट अप्लाई होगा। ये कितना आ रहा है, 36,450। तो SLM में बुक वैल्यू आ रही है 35,000 रुपए, WDV में बुक वैल्यू ज्यादा आ रही है क्योंकि डेप्शन कम लगता है इसलिए वैल्यू ज्यादा आती है। 36,450 ये वैल्यू आ रही है WDV में। क्वेश्चन में पूछा है तो वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी मोर आफ्टर 3 years, कितनी ज्यादा हो जाएगी, कितनी ज्यादा है वैल्यू बताइए। 1450, 1450, 1450, बिल्कुल सही। इन दोनों को माइनस करोगे तो 1450, ये वाला आंसर है। 36,450 ये आंसर नहीं है, ना ये आंसर है ना ये आंसर है, ये वाला आंसर है बी ऑप्शन 1450। नोट कर लीजिए आंसर। अगेन सर क्वेश्चन 1 मिनट का है, इतना टाइम लगाएंगे तो हो गया पेपर हमारा। %10 डेप्शन लग रहा है तो 90% की वैल्यू बच रही है। $5,000 डेप्शन 1 साल का तो 3 साल का 15,000। सॉल्व करें। ₹50,000 कॉस्ट है, 10% डेप्शन लग रहा है हर साल, तो 90% की वैल्यू बच रही है, हमें तो वैल्यू बच रही है वो निकालना है। तो मल्टीप्लाई बाय 90%, मल्टीप्लाई बाय 90%, मल्टीप्लाई बाय 90%, ये 3 साल बाद की वैल्यू आ गई। तो WDV के हिसाब से 3 साल बाद की वैल्यू ये आएगी। SLM की बात करें तो 5,000 1 साल का डेप्शन है, 3 साल का 15,000, 50,000 में से 15,000 माइनस हुए, 35,000 वैल्यू आ रही है SLM के हिसाब से। दोनों को कंपेयर करा तो 1450 का फर्क आ रहा है, वही आंसर है। तो हर साल का अलग अलग डेप्शन निकालने के बजाय हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। मेरा काम है सारे तरीके बताना आपको, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको इजी लगे, जो आपको लग रहा है कि मैं फास्ट कर पाऊंगा इससे, वो आप फॉलो करें एग्जाम। घर पर एटलीस्ट एक बार दोनों ही तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर देखें।
पढ़ सकते हैं जी आगे। क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट है जी, बीआरएस वाले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? स्टार्टिंग बैलेंस है जी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। चेक इशूड बट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन कैश कॉलम 3000। हमने चेक इशू करा लेकिन गलती से हमने कैश कॉलम में लिख दिया, बैंक कॉलम में नहीं लिखा। तो बेसिकली कैश बुक में लिखा ही नहीं, क्योंकि हम जब कंपेयर करते हैं बीआरएस में तो कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम को कंपेयर करते हैं पासबुक से, कैश कॉलम देखते ही नहीं हम। तो बैंक कॉलम में नहीं लिखा मतलब पासबुक कैश बुक में नहीं लिखा, तो ओमिशन हो गया कैश बुक वाला। जब चेक इशू होता है तो बताइए ओवरड्राफ्ट बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? ओवरड्राफ्ट बढ़ जाता है। तो चेक इशू होते ही बैंक में ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा। अब इसको घटा देते हैं। थर्ड पॉइंट, a discounted bill of 5000 rupees was dishonored but not recorded in the cash book। एक बिल हमने डिस्काउंट कराया बैंक से, वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, बिल्कुल सही। टर्म टू में बिल ऑफ एक्सचेंज ही पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं, इवनिंग वाला चल रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, रिकॉर्ड नहीं हुआ कैश बुक में, तो हमारे जो है बैंक से पैसा कट गया है, कैश बुक में कहीं रिकॉर्डिंग नहीं है। बैंक से पैसा कट गया तो मेरे ओडी चल रहा है जी बैंक के अंदर, और माइनस कर दिया बैंक वालों ने 5000, तो ओडी बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? ओडी और बढ़ जाएगा, है ना। अगर लोन चल रहा था मतलब 1 लाख रुपए का, 5000 रुपए और काट लिया बैंक, तो लोन 1,05,000 का हो जाएगा, तो बैंक में बढ़ गया होगा। अब घटा देते हैं, तो बेसिकली 20,000 रुपए में से मुझे 8,000 रुपए घटाने हैं, तो जो आंसर आएगा वो 12,000 आएगा। ओडी एज पर कैश बुक 12,000। ऑप्शन नंबर डी में 12,000 ही गिवन। नोट कर लेंगे कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 50, which of the following transactions will result in higher balance in bank column of the cash book in comparison to passbook? इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन में कैश बुक में बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा और पासबुक में बैलेंस कम आ रहा होगा? चेक इशूड बट नॉट, चेक इशू सर रिकॉर्ड कहाँ होता है? कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, तो कैश बुक में तो घट गया होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आना चाहिए, ऐसा ऑप्शन ढूंढो। ए ऑप्शन आंसर नहीं हुआ। बी में लिखा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, हमें तो लेकिन कैश बुक का बैलेंस ज्यादा चाहिए, तो बी ऑप्शन भी आंसर नहीं। सी ऑप्शन, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, बैंक चार्जेस गलती से हमने कैश बुक में 2 बार घटा लिए, तो कैश बुक का घट गया बैलेंस, हमें कैश बुक का हायर बैलेंस चाहिए, इसलिए ये भी आंसर नहीं। डी ऑप्शन, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड, चेक हमने बैंक में जमा करा, तुरंत हमने कैश बुक में बढ़ा लिया, लेकिन पासबुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो इस ट्रांजैक्शन के बाद कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा और पासबुक का बैलेंस कम आ रहा होगा, इसलिए डी ऑप्शन आंसर। क्लियर हो गई जी बात? 51 पर आ गए जी हम। बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन प्रिपेयर करता है? क्वेश्चन में ये पूछा हुआ। पहला ऑप्शन में लिखा है कि बैंक प्रिपेयर करता है, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कस्टमर का अकाउंटेंट वो प्रिपेयर करता है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑडिटर प्रिपेयर करता है, और डी ऑप्शन कहता है इनमें से कोई भी प्रिपेयर कर सकता है। आप लोग आंसर दें। बैंक एक आंसर है और बी ऑप्शन आंसर है, और देखिए हमें बीआरएस के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक कैश बुक और एक पासबुक। बैंक के पास क्या कैश बुक हो सकती है? नहीं। हम अपनी कंपनी में जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं वो कैश बुक में मेंटेन कर रहे हैं, हम क्यों देंगे बैंक वालों को? तो बैंक के पास कैश बुक होती नहीं है जो बीआरएस बनाएगा वो। ऑप्शन नंबर सी, ऑडिटर जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने के लिए आता है, सर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने के लिए आ रहा है, बनाने के लिए नहीं आ रहा। उसका काम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना नहीं है, सिर्फ चेक करना, इसलिए ऑडिटर भी नहीं बनाएगा। कस्टमर अकाउंटेंट, यहाँ पे कस्टमर से मतलब है बैंक का कस्टमर, जैसे मैंने बैंक में अकाउंट खुलवा रखा तो मैं बैंक का कस्टमर हूं, और मैंने जो अकाउंटेंट रखा हुआ अपने बिजनेस में तो वो बीआरएस बनाएगा, तो बी ऑप्शन आंसर हुआ सर इसके अंदर, कस्टमर का अकाउंटेंट ही बनाता है बीआरएस। 52 पर आ गए जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू?
डेबिट बैलेंस दिया हुआ है जी, डेबिट बैलेंस एज पर कैश। मुझे बताइए ये जो डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, ये पॉजिटिव बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट? पॉजिटिव बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस पासबुक वाला तो ओवरड्राफ्ट होता है, लेकिन कैश बुक वाला पॉजिटिव होता है। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने चार्जेस लगाए हैं तो बैंक में से माइनस हो गया होगा। कैश बुक में क्या करूं? माइनस कर ले सर, हम कैश बुक वाले हैं, हमें पासबुक बनना है तो पासबुक की कॉपी करनी। थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन आवर बैंक, बैंक में कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया जी पैसा, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। कैश बुक में क्या करूं? बी ऑप्शन 34,800 नोट कर लें। तो जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है बैलेंस एज पर पासबुक। स्टार्टिंग पॉइंट था बैलेंस एज पर कैश बुक, ये जो आंसर हुआ ये आंसर हुआ बैलेंस एज पर पासबुक। 34,800 बी ऑप्शन। बढ़े जी आगे 53 क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ बीआरएस इज, बीआरएस बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है जी, ये बताना है। क्यों बनाते हैं बीआरएस? पहला, टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस पता लगाना है, तो कैश बुक का बैलेंस हमें पता ही होता है, कैश बुक हमारे पास ही होती है। दूसरा, टू फाइंड आउट द बैंक बैलेंस, तो पासबुक लेकर के आए तो उसमें बैलेंस मिल जाएगा, तो ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ। टू रिकंसाइल मतलब मैच करना द कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक, सिर्फ कैश बुक के कैश बैलेंस को क्यों मैच करेंगे? कैश बैलेंस का पासबुक से कोई लेना देना नहीं होता। डी ऑप्शन, कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, इसको रिकंसाइल करना, मैच करना, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। डी ऑप्शन आंसर। 54, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज 1500। मुझे बताइए ये पॉजिटिव बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट है सर। कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट। कैश बुक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन किया जाता है और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट डेबिट होती है और लायबिलिटी क्रेडिट होती है। यहाँ पे क्रेडिट है मतलब ये लायबिलिटी है, मतलब ये ओवरड्राफ्ट है। 1500 रुपए। चेक फॉर 400 रुपीज वर डिपोजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड। चेक जमा कर दिए लेकिन क्लियर नहीं हुए, तो चेक जमा किया होगा हमने, स्टैम्प कैश बुक में लिखा होगा, पासबुक में नहीं लिखा, तो ओरिजिनली कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक चीज। दूसरी चीज, मुझे बताइए बैंक में मेरा लोन चल रहा है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है और मैं चेक जमा कर रहा हूँ अपने बैंक में, तो लोन कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? लोन कम हो जाएगा। अगर लोन चल रहा है तो मैं पैसा जमा कर रहा हूँ, चेक जमा कर रहा हूँ, कैश जमा कर रहा हूँ, तो लोन कम हो जाएगा। तो ट्रांजेक्शन के बाद कैश बुक में लोन कम हो गया होगा, उल्टा करना है, बढ़ाना है। ध्यान रहे, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो हमें कैश बुक का उल्टा करना होता है और पासबुक को कॉपी करना होता है। आगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सर जब मेरे पे लोन चल रहा है और मैं चेक इशू कर रहा हूं तो लोन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? लोन बढ़ जाएगा, तो ऑलरेडी कैश बुक में प्लस हो गया होगा, अब माइनस कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। 275 1625 बी ऑप्शन आंसर आ रहा है सर, लेकिन 1625 सर दो बार लिखा हुआ है। बी ऑप्शन में लिखा है 1625 डेबिट, डी ऑप्शन में लिखा है 1625 क्रेडिट। कौन सा आंसर बैठेगा सर? क्रेडिट। देखिए कैश बुक का क्रेडिट मतलब पासबुक का डेबिट, क्योंकि ओवरड्राफ्ट चल रहा है ना, तो इसलिए बी ऑप्शन आंसर आएगा 1625 डेबिट। ध्यान रहे, अगर हमारा कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट को पासबुक में कैसे बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। पासबुक में डेबिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट। बी ऑप्शन आंसर आया। 55 पर आ रहे हैं जी हम। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक में मुझे बताइए जी, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो क्या मतलब है इसका? नेगेटिव बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है। बी ऑप्शन।